आज जो बच्चों हम टॉपिक समझने जा रहे हैं ये है आरएनए। अभी तक हम डीएनए के बारे में समझ चुके हैं, लेकिन अब जो हम सीखेंगे स्पेशली फॉर आरएनए। आरएनए क्या होता है? आरएनए भी बच्चों डीएनए की तरह ही न्यूक्लिक एसिड है। ये भी न्यूक्लियोटाइड्स का ही बना होता है। इसमें भी काफ़ी कुछ बातें वही जो हमने डीएनए में सीखी थी वही इस पर भी अप्लाई होती है। सबसे पहले बात करें आरएनए, तो आरएनए ये राइबोन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर मतलब बहुलक होते हैं। मतलब यहाँ राइबोन्यूक्लियोटाइड है, डिऑक्सी नहीं है, क्योंकि इनमें जो शुगर होती है वो राइबोस होती है। तो पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक, हिंदी में इसको ये कह सकते हैं। यहाँ पे बच्चों शुगर जो होती है, इसमें जो शुगर जो मिलेगी वो आएगी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर यहाँ पे रहती है। अच्छा, डिऑक्सी राइबोस नहीं, यहाँ पर राइबोस। इसके अंदर नाइट्रोजन बेस की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन यहाँ नहीं होता, यहाँ क्या होता है बच्चों? यूरेसिल। इसके अंदर सामान्यतः सिंगल स्टैंडर्ड देखा गया है। आरएनए मैक्सिमम जगह देखो बच्चों, हर जगह सिंगल स्टैंड है। चाहे हम अपनी सेल की बात करें, प्लांट की बात करें, बैक्टीरिया, फंगस, बर्ड्स, कहीं भी देखो आप, हर जगह आरएनए सिंगल स्टैंड होता है। बहुत ही रेयर केस में, मतलब रेयरली, विरले ही ये डबल स्टैंड होगा। मतलब कुछ नहीं कहा जाए तो आप आरएनए को सिंगल स्टैंड मान के ही चलेंगे। क्या मान के चलना है बच्चों? सिंगल स्टैंड। तो आरएनए सिंगल स्टैंड होता है, लेकिन रेयर केस में ये डबल स्टैंड माना जाता है। अच्छा, डबल स्टैंड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है रियो वायरस। वायरस में ही आरएनए डबल स्टैंड है, दिमाग में बिठा लो। हर जगह आरएनए सिंगल स्टैंड, केवल कुछ वायरस, सभी भी नहीं, कुछ वायरस के अंदर आरएनए डबल स्टैंड होता है। उसका एक बढ़िया एग्जांपल रियो वायरस होता है। क्लियर? अच्छा, आरएनए पर अगर मैं चार्ज आपसे पूछूं, बताओ कौन सा? वेरी गुड, आरएनए पर चार्ज नेगेटिव होता है, क्योंकि यह भी न्यूक्लियोटाइड का बना है। और न्यूक्लियोटाइड में आप जानते हैं फॉस्फेट आता है, फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी अम्लीय प्रकृति के ही होते हैं, क्योंकि फॉस्फेट अम्लीय नेचर के होते हैं। तो ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो गड़बड़ नहीं करना है। अच्छा, आरएनए भी किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड का ही बना है। इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, और साथ ही साथ इसकी प्रकृति भी एसिडिक होती है। आरएनए का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो आरएनए को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहला आरएनए आता है आनुवांशिक आरएनए, इंग्लिश में कहें जेनेटिक आरएनए, या इसे हम जीनोमिक आरएनए भी कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है अनआनुवांशिक, मतलब नॉन जेनेटिक आरएनए। आरएनए कितने प्रकार का हो गया बच्चों? दो, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। तो जेनेटिक, नॉन जेनेटिक इस प्रकार दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है जेनेटिक, किसको कहा जाए? जेनेटिक आरएनए उस आरएनए को कहा जाता है जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करे। आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करे तो उसी को ही हम जेनेटिक आरएनए कहते हैं। जेनेटिक आरएनए का मतलब जब आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करे तो उसको हम जेनेटिक कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, जेनेटिक। हमने पढ़ा भी था, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन कब? कुछ वायरस में। तो ये बच्चों जेनेटिक आरएनए ये केवल कुछ वायरस में होता है। और इन वायरस के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे रियो वायरस होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, क्यूबी बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, और भी होता है, एचआईवी वायरस होता है, पोलियो वायरस होता है। इन सब के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए देखा गया है। इन सब के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। जैसे आज के टाइम पे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है। वो भी वायरस है और उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो चाहे हम टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ऐसे कई सारे वायरस होते हैं, और इन वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बच्चों? आरएनए रहता है। तो ये होता है जेनेटिक। अब बात आती है नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए का मतलब जब आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं करे, आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं करे। जैसे अगर हम अपनी सेल की बात करें, ये बच्चों मैंने अपनी सेल को ड्रॉ किया। हमारी सेल में आप बताना डीएनए होता है या आरएनए? बताओ बच्चों, डीएनए है या आरएनए? अपनी सेल के अंदर आप जानते हैं डीएनए भी है और आरएनए भी है, दोनों है हमारे अंदर, दोनों है। अब मैं आपसे पूछूं, अपना जेनेटिक मटेरियल? यस, अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये हमने सीखा भी था। दोनों में से जेनेटिक मटेरियल हमेशा, जब तक डीएनए है डीएनए ही रहेगा, यही जेनेटिक मटेरियल होगा। तो अपना जो आरएनए है, अब अपने आरएनए को हम क्या कह देंगे? नॉन जेनेटिक। मतलब जब जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य ना करे वो नॉन जेनेटिक है। ये नॉन जेनेटिक आरएनए मेनली तीन तरह के हैं। इनमें सबसे पहला आता है आर आरएनए। ये नाम सब आप जानते भी हैं। आर का मतलब राइबोसोमल। राइबोसोमल आरएनए उसको कहा जाता है जो राइबोसोम की संरचना का निर्माण करते हैं। राइबोसोम एक कोशिकांग है
उस राइबोसोम की संरचना बनाने में इन आरआरएनए का बहुत बड़ा योगदान होता है और राइबोसोम के बेसिस पे नाम लिखा गया राइबोसोमल। क्लियर। अगले नंबर पे आता है एमआरएनए, एम फॉर मैसेंजर। इसके पास मैसेज होता है। बात आती है किस चीज का, तो इनके पास प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज होता है, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना इनके अंदर निहित होती है, इस बेसिस पे इसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अगले नंबर पे आता है टीआरएनए, टी फॉर ट्रांसफर। ट्रांसफर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण के समय अमाइनो एसिड का ट्रांसफर करता है, स्थानांतरण करता है, इसलिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो ये तीन है, एक बार फिर सुनना, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आर का मतलब राइबोसोमल क्योंकि राइबोसोम की संरचना बनाता है, एम का मतलब मैसेंजर क्योंकि प्रोटीन बनाने का मैसेज है, टी का मतलब ट्रांसफर क्योंकि अमाइनो एसिड का ट्रांसफर करता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो एमआरएनए का काम था प्रोटीन बनाना, यही प्रोटीन संश्लेषण की सूचना। टी का काम था प्रोटीन संश्लेषण, और ये जो राइबोसोम होते हैं, इन राइबोसोम का भी कार्य निकाला जाए तो राइबोसोम भी अल्टीमेटली प्रोटीन का ही निर्माण करते हैं। तो एक बात आप देखो, ये भी प्रोटीन बनाने में काम आता है, ये भी प्रोटीन बनाने में काम आ रहा है, और ये भी, तीनों का फाइनल कार्य एक ही है, प्रोटीन बनाना। मतलब तीनों ही आरएनए मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। हाँ, इनमें से मेन आरएनए एमआरएनए क्योंकि सूचना इसके पास है, लेकिन तीनों का अल्टीमेटली कार्य, फाइनल कार्य अगर निकाला जाए तो ये फाइनली प्रोटीन ही बनाते हैं, क्योंकि आरआरएनए राइबोसोम बनाएगा और राइबोसोम प्रोटीन ही तो बनाते। तो फाइनली ये सब प्रोटीन बनाने में ही अपना योगदान देते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है इसके बारे में डिटेल में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। आगे हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, वहां पर सीखेंगे कि आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। लेकिन हमें बच्चों आरएनए के बारे में तब समझ में आता है जब हमें ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस का हल्का सा आइडिया तो हो। तो मैं आप लोगों को पहले प्रोटीन संश्लेषण का एक रफ आइडिया यहां पे दे रहा हूं, बेसिक आइडिया मान लो बस, आप तो डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, अभी एक बेसिक बात। और बेसिक अगर आपका अच्छा हो गया तब तो ये आरएनए समझना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको प्रोटीन संश्लेषण का एक बेसिक आइडिया आपको समझाता हूं। प्रोटीन, जिसको हम कह देते हैं पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन आप जानते हैं बच्चों, अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। शॉर्ट में मैंने ए लिख दिया, ए मतलब अमाइनो एसिड। तो ये अमाइनो एसिड के बहुलक होते हैं। आपसे पूछ रहा हूं मैं, अमाइनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? बोलो बच्चों। यस, अमाइनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 टाइप्स के। इन 20 टाइप में से कुछ अमाइनो एसिड के नाम मैंने यहां लिखे, जैसे लाइसिन, जैसे ग्लाइसिन है, एलेनिन है, मिथियोनिन है, सेरिन है, फिनाइल एलेनिन है, टायरोसिन है, लाइसिन है, आर्जिनिन है, ऐसे और भी होते हैं। प्रोलिन होता है, ट्रिप्टोफेन होता है, ऐसे बहुत सारे यहां पे रहते हैं। तो ऐसे यहां पर कई अमाइनो एसिड है। कितने टाइप के? 20। और यही 20 प्रकार के, ये जो अमीनो अम्ल है, ये सब क्या लिखा है बच्चों? अमीनो अम्ल। यही 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। इस अर्थ पे जितने भी प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन उठा के आप देखो, उनमें ये 20 अमाइनो एसिड कहीं ना कहीं होंगे, इन्हीं 20 से मिलकर बनना है। अब मुझे बताओ, मान लीजिए प्रोटीन बनाना है तो इनकी जरूरत पड़ेगी। अब इनमें से यहां जब प्रोटीन बनाएंगे तो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, बताओ ये पहला अमाइनो एसिड इन 20 में से कौन होगा? बताओ बच्चों, 20 में से कौन होगा? कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है। समझाने के लिए लिया, ठीक है, आपने कहा कोई भी हो सकता है तो कोई भी हो सकता है। बताओ अगला अमाइनो एसिड कौन सा होगा? दूसरे नंबर का कौन सा होगा? कोई भी हो सकता है। अगर बच्चों यहां पर ये अमाइनो एसिड कुछ भी आते गए तो यहां पर ये जो प्रोटीन बनेगा, ये प्रोटीन तो कुछ भी बनता जाएगा। सेल कुछ भी बनाती रहती होगी कि संडे है तो कुछ बना ले, मंडे है तो कुछ बना ले। क्या कुछ भी बनाती रहती है? नहीं, काम तो समझदारी से ही होता होगा। यानी सेल में इन 20 में से यहां कौन सा अमीनो एसिड आने वाला है, कहीं ना कहीं इसकी सूचना होती होगी, कहीं ना कहीं तो होती होगी। और इसकी सूचना पाई जाती है एमआरएनए के पास। एम का मतलब मैसेंजर। अरे इसी के पास तो वो मैसेज है, इसी के पास तो सूचना है, जिससे फाइनली डिसाइड होगा कि यहां इन 20 में से पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। तो यही बात हम सीखने जा रहे हैं यहां पर बच्चों। आपको समझाने के लिए मैंने सबसे पहले ये एमआरएनए को बनाया। अच्छा, पहला अमीनो एसिड यहां पर कौन सा आने वाला है, उसकी सूचना इस एमआरएनए पर है। अब बात आती है एमआरएनए पर ऐसा क्या है जिससे इसके पास सूचना होती है? तो एमआरएनए के पास ऐसे ये 3 नाइट्रोजन बेस है, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। ए दिख रहा है, यू दिख रहा है, जी दिख रहा है। ये AUG
इन 3 नाइट्रोजन बेस को मिला के कहा जाता कोडोन। mRNA के पास 3 नाइट्रोजन को मिला के कोडोन, ये कोडोन कहलाता है। बहुत अच्छे सीखना बेटे, ये क्या कहलाता है? कोडोन। इन्हीं कोडोन का काम होता है कोड अमाइनो एसिड, मतलब इसी के पास वो सूचना है कि यहां अमाइनो एसिड कौन सा आने वाला है। अच्छा, अगर यहां AUG है तो ये जिस अमाइनो एसिड को कोड करेगा वो मिथ्योनिन है। यानी एक बात फिक्स है कि अगर यहां AUG लिखा है, सुनना अच्छे से, यहां पर AUG लिखा है तो यहां जो अमाइनो एसिड आने वाला है वो मिथ्योनिन है। यानी मिथ्योनिन आएगा, उसकी सूचना mRNA के पास है, और mRNA पर यह सूचना ऐसे कोड लैंग्वेज में होती है, ऐसे कोड लैंग्वेज में होती है, और इसी कोड लैंग्वेज को नाम दिया गया कोडोन। और ये कोडोन किसके पास है? mRNA। अब बात सुनना, यहां पर AUG देख लिया तो AUG हमेशा फिक्स है, मिथ्योनिन को कोड करता है। किसको? मिथ्योनिन। मतलब इन 20 में से यहां पर यह मिथ्योनिन आएगा। कौन आएगा? मिथ्योनिन। लेकिन बात यह है कि इस साइटोप्लाज्म में से उस मिथ्योनिन को लाए कौन, यहां से उसको ट्रांसफर कौन करे? वेरी गुड, ट्रांसफर करने वाला यहां पर होता है ये tRNA। ट्रांसफर करने वाला tRNA। अब tRNA की क्या खास बात है? tRNA की खास बात यह होती है कि इस पर, अच्छा, tRNA इस मिथ्योनिन को लेके आ रहा है। इस tRNA की खास बात यह है कि इस पर इस कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे A है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री U, T नहीं। अब हम RNA पढ़ रहे हैं, A का कॉम्प्लीमेंट्री U का A, G का C। अब ये जो 3 नाइट्रोजन बेस आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं तीनों को मिला के कहा जाता है एंटी कोडोन। बहुत अच्छे से, कोडोन किसके पास? mRNA। कोडोन तो mRNA, और एंटी कोडोन किसके पास होते हैं? तो tRNA। तो tRNA के पास एंटी कोडोन है, और यही tRNA इस अमीनो एसिड को लेके आ जाएगा। क्लियर? अब बताना, ये तो हो गया कौन से नंबर का? पहले नंबर का अमीनो एसिड आ गया, मिथ्योनिन आ गया। अब बताओ इनमें से दूसरा कौन सा आएगा? बताओ किसके पास वो सूचना है? सूचना हमेशा mRNA के पास है। अब बात आती है इस mRNA में यहां पर सूचना किस रूप में है? हां, वो सूचना कोडोन के रूप में होते हैं। और इस कोडोन में कितने नाइट्रोजन बेस आ गए? वही 3। इन 3 नाइट्रोजन बेस को मिला के कहा कोडोन, और इस कोडोन का काम होता है कोड करना, किसको? ग्लाइसिन को। अब बताना, GGG आ गया तो ये फिक्स है ग्लाइसिन के लिए। किसके लिए? ग्लाइसिन। मतलब यहां पर इन 20 में से अब यहां से ये ग्लाइसिन लेके आएगा। अच्छा, यहां से ग्लाइसिन आएगा, लेकिन क्वेश्चन वही, ग्लाइसिन को लाए कौन? तो इस ग्लाइसिन को लाने के लिए फिर मदद करता है tRNA, और tRNA इसको यहां से लेके आएगा। बताओ इस tRNA पर क्या लगा हुआ है? ग्लाइसिन। और इस पर G है तो इसका विपरीत C, यहां G तो C, G का C, मतलब यहां C पूरक आ गए। और इन्हीं तीनों को मिला के क्या नाम देंगे? एंटीकोडोन। ये सब याद रखना, एंटीकोडोन किसके पास है? tRNA के पास, और कोडोन mRNA के पास। अब बताइए, ये अमाइनो एसिड आ गया, ये अमाइनो एसिड आ गया, लाया किसने? tRNA। tRNA यहां से लेके आता है। अब बच्चों पहला अमीनो एसिड आ चुका है, दूसरा अमीनो एसिड आ गया। अब इन अमाइनो एसिड को यहां पर जोड़ना तो पड़ेगा, अरे अमीनो एसिड को चिपकाना तो पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड? वेरी गुड, अमाइनो एसिड को जोड़ते टाइम, प्रोटीन बनाते टाइम पेप्टाइड बॉन्ड काम में लेंगे। यहां कौन सा बॉन्ड लगाएंगे? पेप्टाइड। लेकिन बात आती है पेप्टाइड बॉन्ड अब बनाए कौन? तो इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए ये जो बच्चों यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अब इस संरचना के ऊपर यहां पर ये जुड़ गए राइबोसोम। बताइए यहां पर कौन आके बैठ गया? राइबोसोम। राइबोसोम की खास बात ये होती है कि इसी के अंदर RNA, आर का मतलब राइबोसोम, इस राइबोसोम को बनाने वाला कौन था? RNA। इसके अंदर यहां पर ये RNA बैठे। कौन सा RNA? 23S RNA। ऐसे और भी होते हैं, समझाने के लिए इसके अंदर कौन सा RNA था? 23S RNA। अब बच्चों ये जो RNA किसके अंदर है? राइबोसोम के अंदर। तो राइबोसोम के अंदर जो RNA होता है, यही RNA अब इन दोनों के बीच में ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो बताओ बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है? RNA। तो RNA का कार्य होता है पेप्टाइड बंध बनाना। यानी तीनों RNA के अपने अपने रोल है। क्या क्या हमने सीखा? नया अमीनो एसिड कौन सा आएगा? मैसेज mRNA का, लाने का काम tRNA का, और बॉन्ड बनाने का काम RNA का। मतलब तीनों के अपने अपने कार्य है। अब सोच समझ के बताना, यहां अगला अमीनो एसिड कौन सा आएगा? ढंग से बताना। बताओ सूचना किसके पास है? यस, यहां अगला अमीनो एसिड तीसरे नंबर पे कौन आएगा? उसकी सूचना mRNA पर है।
और mRNA पर यही 3 को मिला के क्या कहोगे? बोलो बच्चों, ये नाम आना चाहिए। 3 नाइट्रोजन बेस को मिला के कोडोन, और इस कोडोन का यहां काम होता है कोड फिनाइलएलेनिन। बताइए ये किसको कोड कर रहा है? फिनाइलएलेनिन। और ये हमेशा याद रखो, यू 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 आ गया तो इससे जो अमीनो एसिड यहां आने वाला है वो फिनाइलएलेनिन। यहां पर श्योर है कि फिनाइलएलेनिन आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन क्वेश्चन है उस फिनाइलएलेनिन को लाएगा कौन? बोलो। यस, लाने वाला यहां पर होता है टीआरएनए। ये टीआरएनए हो गया। अब ये जो टीआरएनए आया इसके पास फिनाइलएलेनिन लगा हुआ है और फिनाइलएलेनिन को पकड़ के लाया। अब बताओ इन दोनों को चिपकाना है तो ये 23S rRNA अब इनके बीच में स्पेशल बॉन्ड बनाएगा। नाम बोलो, पेप्टाइड बॉन्ड। अब आप देखो अमाइनो एसिड 1 2 3 ऐसे जुड़ते जा रहे, और अमाइनो एसिड जुड़ते जा रहे मतलब प्रोटीन तैयार हो रहा है। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो इस तरह से यहां पे प्रोटीन बनने की प्रोसेस चलती जाएगी। अच्छा, कैसे प्रोसेस चल रही है? क्लियर हुआ अच्छे से? एक खास बात, अगला वाला फिर से पूछ रहा हूं मैं आपसे, अगला वाला अमाइनो एसिड कौन सा आएगा? यहां पर सूचना किसके पास थी? कोडोन। यहां पर जीजीजी है, बताओ कौन आएगा? बोलो। अब आपने जैसे ही जीजीजी को देखा आप समझ जाओगे कि ग्लाइसिन है। अरे जीजीजी ग्लाइसिन के लिए कोड करता है। फिर से जीजीजी आ गया मतलब फिर से यहां ग्लाइसिन आएगा, लेकिन लाने वाला कौन था? टीआरएनए। अब इनके बीच में बॉन्ड बनाने वाला आरआरएनए। अब ये अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं, चेन बनती जा रही है। तो कैसे यहां काम हो रहा है? क्लियर हुआ? किसका क्या योगदान है? एक बार फिर बताता हूं। बताइए अगला अमीनो एसिड कौन सा आएगा? मैसेज mRNA, लाने का काम टीआरएनए, बॉन्ड बनाने का काम आरआरएनए, यानी तीनों आरएनए का योगदान है। हां, लेकिन मेन तो mRNA है क्योंकि सूचना इसके पास है। अब यहां एक बात आप ध्यान से देखोगे, ये जो आरआरएनए आपको दिखाई दे रहा है, यहां जो आरआरएनए आपको दिख रहा है, ये आरआरएनए यहां बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, ये बॉन्ड का बनना टूटना एक तरह का मेटाबॉलिक काम हो रहा है, केमिकल काम हो रहा है। और सेल के अंदर ये मेटाबॉलिक काम करने वाले होते हैं एंजाइम। अपनी सेल के अंदर ये बॉन्ड तोड़ना बनाना सब कौन करते हैं? एंजाइम। लेकिन खास बात, यहां पर इस बॉन्ड को बनाने का काम इस आरआरएनए ने किया। मतलब ये 23S rRNA मैं कह सकता हूं कि यहां पर एंजाइम का काम कर रहा है। 23S rRNA किसका काम कर रहा है? एंजाइम का, क्योंकि ये काम सब एंजाइम ही कराते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर आरआरएनए भी एंजाइम की तरह कार्य कर सकता है, और आरएनए एंजाइम की तरह कार्य करे तो उसको कहा जाता है राइबोजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 23S rRNA एंजाइम का काम कर रहा है, मतलब ये एक तरह से किसकी तरह कार्य कर रहा है? राइबोजाइम। कई बार क्वेश्चन आ गया इस पे, राइबोजाइम क्या होता है? तो राइबोजाइम मतलब जब आरएनए एंजाइम की तरह करे, एंजाइम की तरह कार्य करने वाले आरएनए को क्या कहा जाता है बच्चों? राइबोजाइम कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पर कौन सा आरएनए है स्पेशली याद रखना, 23S rRNA, ये राइबोजाइम का एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है। एक बात और आप ध्यान से देखोगे, ये जो बच्चों राइबोसोम होता है, इसमें एक तो होती है नीचे वाली छोटी इकाई और ये होती है बड़ी इकाई। इतना जानते हैं आप? राइबोसोम में 2 इकाई होती है, छोटी और बड़ी। जब भी mRNA की बात करते हैं तो ये छोटी इकाई में लगा होगा और tRNA हमेशा बड़ी इकाई में लगा होता है। एक बार फिर सुनो क्या सिखाया मैंने। mRNA छोटी इकाई पे लगा रहता है, ये बच्चों यहां पर ऐसे छोटी इकाई थी तो छोटी इकाई पे है, और tRNA कहां लगा होता है? बताओ। tRNA बड़ी इकाई पर। कोडोन किसके पास? mRNA, एंटीकोडोन tRNA, और ये बॉन्ड बनाने का काम rRNA। और इसमें भी पूछा जाए तो स्पेशली कौन सा होता है? 23S rRNA। कैसे ये प्रोसेस होती है, ये बेसिक बात आपको समझ में आई। अब यहां पर हम आगे की बात समझते हैं, एक एक करके तीनों आरएनए को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा आरआरएनए, फिर पढ़ेंगे mRNA और उसके बाद लेंगे tRNA। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आरआरएनए से। आरआरएनए, tRNA, mRNA पढ़ने जा रहे हैं। आरआरएनए की सबसे पहली बात, कोशिका के कुल आरएनए का 80%, मतलब सेल में तीनों आरएनए को मिला के मैं 100% कहूं तो 80% तो यही है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में आरआरएनए पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित आरएनए, यह क्वेश्चन आ चुका है नीट में। सेल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है? तो याद रखना आरआरएनए। इसकी प्रतिशतता हमारी सेल में, प्लांट की सेल में, बैक्टीरिया की सेल में ज्यादा ही होती है। आरआरएनए की खास बात यह होती है कि सर्वाधिक स्थायी आरएनए है। यह हाईली स्टेबल होता है। स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यह राइबोसोम के अंदर बैठा है। अभी बता रहा था मैं, आरआरएनए किसके अंदर था? राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर बैठा है तो इसी वजह से इस पर एंजाइम कार्य नहीं कर पाते, यह आसानी से टूट नहीं पाता, और इसी वजह से इसका स्थायित्व तो सबसे ज्यादा होता है। क्लियर?
अच्छा, इसकी एक खास बात होती है कि इसका निर्माण कहां किया जाए। इसका निर्माण यूकैरियोट में देखें तो अधिकांश आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका, इंग्लिश में कहें न्यूक्लियोलस, तो ये न्यूक्लियोलस के अंदर बन जाते हैं। लेकिन एक अपवाद आता है 5S आरआरएनए। तो बात आती है फिर 5S आरआरएनए कहां बनता है। तो 5S आरआरएनए का निर्माण केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। एक बार फिर सुनना, मैक्सिमम अधिकांश आरआरएनए केंद्रिका में बनते हैं, एक को छोड़ के, और वो कौन सा होता है 5S। इसको बच्चों आप डायग्राम से समझिए। ये आपको समझाने के लिए मैंने यूकैरियोटिक सेल बनाई। यूकैरियोटिक सेल है। अब इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है। यहां पर ये जो संरचना ड्रॉ की है ये है केंद्रक, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर का द्रव्य कहलाता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर ये गोलाकार संरचना बैठी होती है, इसका नाम होता है केंद्रिका। मतलब ये केंद्रक है और ये केंद्रिका है। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो केंद्रिका न्यूक्लियोलस आपको दिखाई दे रही है, इसी के अंदर आप देखोगे ज्यादातर आरआरएनए बन गए। कौन कौन से बन गए? 5.8S आरआरएनए बन गया, 18S बन गया, 28S बन गया। तो ज्यादातर आरआरएनए केंद्रिका के अंदर ही बन गए। एक को छोड़ दो। कौन सा छोड़ दिया बच्चों? 5S। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5S को छोड़ दिया जाए। अब बात आती है फिर 5S का निर्माण यहां कहां होगा। 5S का निर्माण केंद्रिका में नहीं होता, इस केंद्रिका के बाहर केंद्रक द्रव्य में होता है। और इसी केंद्रक द्रव्य के अंदर आप देखोगे 5S आरआरएनए बनेगा। क्या सीखा हमने? ज्यादातर आरआरएनए केंद्रिका में बनते हैं, एक को छोड़ के 5S। ये बात तो हुई यूकैरियोट की, मतलब अपनी सेल की, अपनी सेल में से ही होता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में आरआरएनए का निर्माण कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में हो जाता है, क्योंकि वहां तो केंद्रक ही नहीं है, केंद्रिका भी नहीं है। तो ये बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके अंदर यहां पर यह साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य है, और इसी कोशिका द्रव्य में ही डीएनए से यहां आरआरएनए बन जाता है। तो बताओ आरआरएनए का निर्माण कहां हो रहा है? कोशिका द्रव्य में। किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। लेकिन यूकैरियोट्स में कहा जाए तो ये आरआरएनए केंद्रिका में बन रहे थे, एक को छोड़ के। तो कहां इसका निर्माण हुआ, ये बातें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से सब याद रखना। आरआरएनए में मैं जितनी भी बातें आपको समझा रहा हूं, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब बातें आप अच्छे से ध्यान रखें। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, आरआरएनए के कार्य की हम बात करें, क्या क्या कार्य कर सकता है। आरआरएनए के कार्य में सबसे पहला कार्य राइबोसोम की संरचना का निर्माण करते हैं। किसकी? राइबोसोम संरचना बनाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है संरचनात्मक आरएनए। इंग्लिश में कहूं तो स्ट्रक्चरल आरएनए। यह क्वेश्चन एक लाइन का आएगा एग्जाम में। संरचनात्मक आरएनए किसको कहते हैं? तो संरचनात्मक आरएनए किसको कहा जाता है? आरआरएनए को ही संरचनात्मक आरएनए कहते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम की संरचना बनाते हैं। आप जानते हैं बच्चों राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। वेरी गुड। यहां पर ये मैंने बनाया 70S और ये यहां पे ड्रॉ करने जा रहा हूं। अच्छा, यहां पे बच्चों 70S है और यहां पे अब जो बनाएंगे ये बनेगा यहां पर 80S है। तो एक 70S होगा और ये यहां जो ड्रॉ किया है ये 80S होगा। अब आप देखोगे इस 70S के अंदर यहां पर ये होती है इसकी लार्जर इकाई, मतलब बड़ी उप इकाई, और ये कहलाती है इसकी छोटी उप इकाई। कौन कौन सी है? बड़ी और छोटी। इसमें भी देखोगे तो 80S में भी एक तो हो गई बड़ी उप इकाई और एक हो गई छोटी उप इकाई। अच्छा, यहां पर जो 70 है इसकी बड़ी उप इकाई कौन सी है? 50। ये सब याद रखना है और याद होना भी चाहिए। 50 और इधर छोटी 30। 50 तो हो गई बड़ी और छोटी हो गई 30। 80S में देखा जाए बड़ी तो होती है 60S और छोटी में होती है 40S। क्या सीखा? एक बार फिर सुनो। 70 में दो इकाई, बड़ी छोटी, बड़ी 50, छोटी 30। 80 में भी दो, बड़ी छोटी, बड़ी है 60 और छोटी है 40। अब यहां पर बच्चों इस 70S के अंदर देखोगे तो तीन तरह के आरआरएनए आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला आरआरएनए, दूसरा आरआरएनए, तीसरा आरआरएनए। ये याद रखना, 70 में 3 प्रकार के आरआरएनए होते हैं। अब इन 3 प्रकार में पहला कौन सा दिखाई दे रहा है? 5S, दूसरा 23S जो बड़ी इकाई में दिख रहे हैं, और इस छोटी वाली इकाई के अंदर होता है स्पेशली 16S। तो टोटल कितने हो गए? 3, 5S, 23S और 16S। ये टोटल किसके अंदर मिल जाएंगे आपको? 70 के अंदर। अब बच्चों यहां 80 के अंदर देखा जाए तो 80 के अंदर यहां पे टोटल 4 होंगे। पहला तो हो गया 5S, दूसरा हो जाएगा 5.8S, तीसरा हो जाएगा 28S और चौथा हो जाएगा 18S।
टोटल यहां पर कितने हो जाएंगे? 4। मतलब इसके अंदर 4 तरह के आरआरएनए हैं और इसके अंदर 3 तरह के। अब बच्चों इन आरआरएनए को याद रखना बड़ा आसान है। कैसे याद रखते हैं समझिएगा। यहां पर आप देखोगे तो इधर 5 है दिख रहा है, और इधर भी देखोगे तो बच्चों इधर भी 5 है। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है, दोनों राइबोसोम में कौन सा आरआरएनए कॉमन होता है? दोनों में कौन सा कॉमन है? तो दोनों के अंदर आप देख रहे हैं 5 दिखाई दे रहा है। अरे दोनों में नजर आ रहा है, तो 5 दोनों के अंदर कॉमन होता है। अब यहां पे बच्चों एक बात आप अच्छे से ध्यान रखना, यहां पे लास्ट में देखो क्या दिख रहा है? 5.8 दिख रहा है। यहां 8, यहां 8। अगर लास्ट में 8 नजर आ जाए तो समझ जाना वो 80s में। कैसे पहचानना है? 8 आ जाए तो 80s में, और 8 ना आए तो 70। बहुत आसान। 5 दोनों में कॉमन, 8 आ गया तो 80s, और 8 ना आए तो 70s। ऐसे समझो। मैंने यहां लिखा, आपसे पूछा 23S आरआरएनए, बताओ किस में है? 70, 80। 8 नहीं दिखाई दे रहा कहीं पे भी, मतलब समझ जाओ ये 70s में। अच्छा, मैंने कहा 5.8S किस में होगा? अब बताओ 8 दिख रहा है और 8 दिख रहा है, मतलब श्योर है कि 80s में होगा। कैसे याद रखना है? क्लियर हुआ? 5S दोनों में कॉमन, 8 नजर आ जाए तो 80s में। अच्छा, और इसमें कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, और इसमें 4 प्रकार के। राइबोसोम की दोनों इकाइयों को जोड़ने के लिए यहां लगा होता है मैग्नीशियम आयन। इसी तरह से यहां पर भी दोनों को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन। तो बात आती है मैग्नीशियम का कार्य क्या है? मैग्नीशियम आयन का कार्य होता है राइबोसोम की दोनों इकाई को आपस में जोड़ना। तो दोनों को आपस में जोड़ने के लिए यहां बीच में लगाया जाता है मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम का कार्य दोनों इकाई को जोड़ने में होता है। जो बातें यहां पर समझाई गई, क्लियर हुई? बताओ ये राइबोसोम बनाने में कौन काम आता है? आरआरएनए। तो आरआरएनए राइबोसोम की संरचना बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं संरचनात्मक। अब सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर ऐसा आप लोगों को कई आरआरएनए दिख रहे हैं। अब इन आरआरएनए में से कुछ आरआरएनए यहां एंजाइम का काम करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा इसके अंदर एंजाइम का कार्य किसने किया है? 23S हम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले। तो ये जो यहां पे 23S दिखाई दे रहा है, ये बच्चों यहां एंजाइम का कार्य करेगा, 23 वाला। अब यहां पर देखोगे तो 23 है ही नहीं, 23 है ही नहीं, तो यहां एंजाइम का कार्य करता है वही बड़ा वाला, और 20S सबसे बड़ा है, तो यहां पर ये 28S एंजाइम का कार्य करेगा। तो इसके अंदर एंजाइम का कार्य 23 ने किया, वही कार्य इसके अंदर 28S करता है। क्लियर? अच्छा, पहला कार्य राइबोसोम की संरचना बनाना, समझ में आया। अब लेते हैं बच्चों इसका दूसरा कार्य। दूसरा कार्य आता है कुछ आरआरएनए, सभी नहीं, कुछ आरआरएनए उत्प्रेरक मतलब एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। ये एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। अच्छा, एंजाइम की तरह कार्य करते हैं जिसको हम कहते हैं राइबोजाइम या उत्प्रेरकीय आरएनए। उत्प्रेरकीय आरएनए कह सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, 23S आरआरएनए किसके केस में? 70S के केस में। 28S आरआरएनए 80 के केस में। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे तो बच्चों 8-10 स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। नीट में ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के आ चुका है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक लाइन बोलता हूं, सभी आरआरएनए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सभी नहीं, सभी नहीं, कुछ आरआरएनए, कुछ, और इनमें भी फिक्स है 70 में 23, 80 में 28। बताइए बैक्टीरिया का राइबोसोम कौन सा होता है? बैक्टीरिया में आप जानते हैं 70S होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, बैक्टीरिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य कौन करता है? तो क्या आंसर आएगा? 23S। हमारी सेल के अंदर आरएनए 80 वाला होता है, तो अपने अंदर कौन सा हो जाएगा? 28S वाला हो जाएगा। तो इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाए, आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आरआरएनए का तीसरा कार्य होता है कि आरआरएनए राइबोसोम की बड़ी उप-इकाई से टीआरएनए को जोड़ता है, बड़ी उप-इकाई को टीआरएनए से जोड़ता है, और एमआरएनए को जोड़ता है राइबोसोम की छोटी उप-इकाई से। जैसे बच्चों आपको समझाने के लिए यहां मैंने डायग्राम से बताया, ध्यान से देखो, ये कौन है? एमआरएनए। एमआरएनए राइबोसोम की कौन सी इकाई से जुड़ा हुआ है? स्मॉलर। एमआरएनए तो स्मॉलर में जुड़ा है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है टीआरएनए, और ये टीआरएनए जुड़ा होता है बड़ी उप-इकाई से। क्या सीखा? एमआरएनए तो जुड़ा होता है स्मॉलर के साथ, और टीआरएनए जुड़ा होता है लार्जर के साथ, और इनको जोड़ने में यहां मदद करने के लिए आ जाता है, यहां बैठा होता है आरआरएनए। ये आरआरएनए इसको जोड़ने में मदद करता है। कैसे मदद करता होगा इसके बारे में आगे प्रोटीन सिंथेसिस में आपको पढ़ाया भी जाएगा। ये भी यहां पे बच्चों आरआरएनए होता है जो इसको यहां पर जोड़ने में मदद करता है।
तो आरआरएनए का कार्य एक बार फिर सुना, एमआरएनए को तो स्मॉलर से और टीआरएनए को लार्जर यूनिट से जोड़ने में मदद करता है। जो बातें यहां पर समझाएगी क्लियर हुई। अच्छा, जितनी बातें अब आरआरएनए से मैंने आपको समझाई है, एक यहां पे समरी आपको देता हूं। मैं आपसे पूछूंगा, बताइए आरआरएनए टोटल आरएनए का कितना प्रतिशत था? वेरी गुड, 80%। क्या इसकी प्रतिशतता सबसे अधिक है? यस। तो ये सब सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यूकैरियोट में इसका निर्माण केंद्रिका में, एक को छोड़ के, बोलो कौन सा? 5S। बात समझ में? और प्रोकैरियोट में तो सब कुछ साइटोप्लाज्म में बनता है। अब याद रखना 3 कार्य थे, राइबोसोम की संरचना बनाने में, दूसरा उत्प्रेरक का कार्य करना, और तीसरा एमआरएनए को स्मॉलर से और टीआरएनए को लार्जर से जोड़ने में इसका कार्य होता है। तो आरआरएनए की जितनी भी बातें समझाई गई, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, सब आप अच्छे से ध्यान रखें। टीआरएनए, अब बच्चों हम टीआरएनए के बारे में समझेंगे। अभी तक आपको आरआरएनए समझा दिया गया है, अब हम टीआरएनए के बारे में पढ़ते हैं। टीआरएनए में सबसे फर्स्ट पॉइंट, टी का मतलब ट्रांसफर। टी का मतलब यहां पर ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर का मतलब होता है कि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान। तो प्रोटीन निर्माण के दौरान ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है, इसीलिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। टीआरएनए की खास बात ये होती है कि कुल आरएनए का 10 से 15% है। मतलब आरआरएनए की तुलना में देखें तो इसकी प्रतिशतता कम होती है, 10 से 15% ही होता है। ये बच्चों सोल्यूबल आरएनए के नाम से जानते हैं, विलेय आरएनए। सोल्यूबल आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल के अंदर ये कोलाइडल फॉर्म में देखा जाता है, डिसॉल्व फॉर्म में, कोलाइडल फॉर्म में देखा जाता है, इसलिए इसको कहा गया है सोल्यूबल आरएनए। अच्छा, इसे बच्चों अनुकूलक आरएनए भी कहा जाता है। अनुकूलक इंग्लिश में कहें तो एडाप्टर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद भी रखिएगा बच्चों, एडाप्टर आरएनए। अनुकूलक आरएनए इसलिए कहा जाता है, एडाप्टर आरएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अमीनो एसिड को अपने साथ ऐड करके रखता है, जोड़ के रखता है। अमीनो एसिड को अपने साथ ऐड करके रखता है, इसलिए इसको एडाप्टर। और उस एडाप्टर की हिंदी क्या हो गई? अनुकूलक। तो क्वेश्चन ऐसे एक लाइन का आएगा एग्जाम में, अनुकूलक आरएनए किसको कहते हैं? तो क्या आंसर दोगे? यस, अनुकूलक आरएनए मतलब टीआरएनए को कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, इसी को वाहक आरएनए के नाम से भी जानते हैं, कैरियर। वाहक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अमीनो एसिड को अपने साथ लेके जाता है, अमीनो एसिड को अपने साथ कैरी करके जाता है, इसलिए इसको कैरियर या वाहक आरएनए कहा जाता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये सबसे छोटा आरएनए, सबसे छोटा आरएनए। तीनों आरएनए को अगर हम कंपेयर करें, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, तो ये सबसे छोटा होता है। इसकी यूनिट अगर हम देखें तो इसकी यूनिट बच्चों 4S होती है। जब हम आरआरएनए पढ़ रहे थे तो उसमें यूनिट थी सबसे छोटी 5S थी, ये तो 5S से भी छोटा है, 4A से। अच्छा, इसकी जब हम संरचना पढ़ेंगे अभी, तो आपको संरचना पढ़ाते टाइम इसका एक बड़ा सा डायग्राम बना देंगे। तो बड़ा डायग्राम बन जाता है तो बच्चों के दिमाग में आता है कि ये तो बड़ा आरएनए होता होगा, लेकिन याद रखना ये बड़ा नहीं है, सिखाने के लिए बस इसकी संरचना हम बड़ी बनाएंगे, बाकी होता सबसे छोटा है क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या भी बहुत कम है, कम ही न्यूक्लियोटाइड होती है, इसलिए सबसे छोटा आरएनए कहा जाता है। अच्छा, इनके अंदर एंटीकोडोन होते हैं, ये हमने सीखा था। एंटीकोडोन कौन से आरएनए के पास होता है? टीआरएनए। तो टीआरएनए पर एंटीकोडोन, एंटीकोडोन को हिंदी में प्रतीकूट, एनसीईआरटी में बहुत सारी जगह प्रतीकूट मिलेगा। प्रतीकूट मतलब एंटीकोडोन कहा जाता है। अगर बच्चों हम इसके कार्य की बात करें तो टीआरएनए का कार्य होता है अमीनो अम्लों का स्थानांतरण, यही अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, यह इसका सबसे मेन कार्य है। अगर हम इसकी संरचना देखें तो टीआरएनए की संरचना 2 तरह से समझाई गई है, एक 2 डायमेंशन और एक 3 डायमेंशन। अगर हम 2D की बात करें तो 2D में ये लौंग की पत्ती के समान दिखाई देता है। लौंग प्लांट जो है, लौंग प्लांट की जो पत्ती होती है उसकी जैसी इसकी संरचना होती है, और यह संरचना समझाने वाले वैज्ञानिक थे होली। होली साइंटिस्ट ने बताया था कि इसकी संरचना लौंग की पत्ती की जैसी होती है, कुछ इस तरह से। ये बच्चों इस तरह का जो डायग्राम ड्रॉ किया है ये लौंग की पत्ती है, तो लौंग की पत्ती के जैसी संरचना टीआरएनए की होती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी संरचना होती है, ये टीआरएनए की संरचना इस तरह से होती है। लेकिन ये जो डायग्राम ड्रॉ किया गया है ये 2D डायग्राम है, 2 डायमेंशन है। अगर हम इसका 3D निकाले तो 3D में ये उल्टे एल की आकृति जैसा होता है, मतलब एल जो होता है उसको उल्टा कर दो, उल्टा एल बना लो तो उसकी जैसी संरचना होती है। और 3D संरचना समझाने वाले वैज्ञानिक थे किम साइंटिस्ट ने ही बताया था। आप बच्चों ये दोनों अच्छे से याद भी रखिएगा, 2D और 3D। 2D संरचना लौंग की पत्ती के समान और 3D में उल्टे एल जैसा होता है। अच्छा, 2D समझाने वाले वैज्ञानिक का नाम होली और 3D समझाने वाले वैज्ञानिक का नाम किम।
ये जितने भी पॉइंट यहां बताए जा रहे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है अनुकूलक आरएनए किसको कहा जाता है, टीआरएनए को। सोल्यूबल आरएनए, विलेय आरएनए किसको कहा जाता है, टीआरएनए। और ये सबसे छोटा आरएनए, आप देख रहे हैं डायग्राम समझाने के लिए बड़ा बना दिया है, लेकिन होता ये सबसे छोटा है। अच्छा, इसमें न्यूक्लियोटाइड कम होते हैं इसलिए छोटा आरएनए होता है। जो बात यहां समझाई क्लियर हुई। अब जो हम इसकी 2D और 3D संरचना में से हम जो समझेंगे वो 2D। 3D डायग्राम बनाना उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। हम जो सीखने वाले हैं वो 2D डायग्राम, मतलब ये जो 2D डायग्राम है लौंग की पत्ती जैसी संरचना, इसी संरचना को हम डिटेल में समझेंगे। अब ये जो टीआरएनए की संरचना, इसमें क्या क्या खास बातें हैं एक एक करके हम सबको लेते हैं। क्लियर? तो हम इसकी अब संरचना समझते हैं। ये बच्चों टीआरएनए यहां ड्रॉ किया है। इस टीआरएनए की संरचना को देख के मुझे बताइए, सब अच्छे से बताना। टीआरएनए की संरचना देखो और बताओ ये सिंगल स्टैंड है या डबल स्टैंड है, बताओ बच्चों। एक स्टैंड वाला है या दो स्टैंड वाला, सिंगल या डबल? हाँ, क्या आंसर आएगा? यस, ये सिंगल स्टैंड होता है। लगता बच्चों ये डबल जैसा है, लगता डबल, ऐसा लग रहा है ना जैसे ये डबल है, लेकिन ये डबल स्टैंड नहीं, ये सिंगल स्टैंड है। ध्यान से देखो कैसे, ये स्टैंड यहां से आई, ऐसे घूमी, ऐसे घूमी, ऐसे घूमी, ऐसे घूमी, फिर यहां से ऐसे घूम के यहां पहुंच गई। मतलब ये ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे घूम फिर के फिर यहां पहुंच गई। तो इसको अगर मैं यहां से और यहां से ऐसे पकड़कर खींचता हूं, तो ऐसे जैसे खींचेंगे तो अपने हाथ में तो एक ही स्टैंड आएगी, और एक स्टैंड आती है मतलब ये सिंगल स्टैंड है। और खुद देखिए, एक ही 3 डैश है, एक ही 5 डैश है, एक ही 3 डैश, एक ही 5 डैश है, मतलब श्योर है कि इसकी संरचना सिंगल स्टैंड होती है। तो टीआरएनए में सबसे पहला पॉइंट, ये एकल रज्जुक होता है, सिंगल स्टैंड। बच्चों को क्या इसका डायग्राम दिमाग में छप जाता है और वो देखते हैं कि डबल जैसा नजर आता है, तो बच्चे सोचते हैं कि डबल स्टैंड होता होगा। गलत है, टीआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्लियर? टीआरएनए की खास बात यह होती है कि प्रत्येक टीआरएनए के 3 डैश सिरे पर एक स्पेशल क्रम सीसीए क्रम उपस्थित होता है। जैसे यहां देखो, ये 3 डैश एंड है, इस 3 डैश एंड पर यहां पर सी दिखाई दे रहा होगा, सी दिखाई दे रहा होगा, ए दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? तो सी सी ए क्रम होता है। कौन से सिरे पर? 3 डैश सिरे पर। टीआरएनए की अगर हम बात करें तो टीआरएनए 61 प्रकार के होते हैं। सेल में टीआरएनए 61 प्रकार के होने चाहिए, कंसेप्ट यही कहता है। अच्छा, कितने? 61। अब जितने भी प्रकार के टीआरएनए, संख्या तो बहुत सारी है, मैं प्रकार की बात कर रहा हूं। जितने भी प्रकार के टीआरएनए होते हैं, अपनी सेल में से किसी भी टीआरएनए को निकाल के देखो, हर टीआरएनए की संरचना ऐसी ही है और सबके अंदर काफी बातें समान है। किसी भी टीआरएनए को चेक करो तो उसके 3 डैश एंड पर आपको हमेशा सीसीए ही मिलेगा, फिक्स है। किसी भी टीआरएनए को देखो 3 डैश एंड पर सीसीए मिलेगा, और 5 डैश एंड पे देखोगे तो आपको यहां जी दिखाई दे रहा होगा। मैं अपनी सेल में से कोई भी टीआरएनए निकाल के देखूं, आपको 5 डैश पर हमेशा जी ही दिखेगा। तो याद रखना, 3 डैश सिरे पर सीसीए क्रम होता है, और 5 डैश सिरे पर अगर हम कहें तो यहां पर ग्वेनिन उपस्थित होता है। तो 3 डैश पर क्या है, 5 डैश पर क्या है, यह ध्यान रखिएगा। क्लियर? अच्छा, इसके अंदर ये जो 3 डैश सिरा होता है इसको ग्राही सिरा कहा जाता है। इंग्लिश में कहें तो एडाप्टर आर्म, इसी को यहां पर क्या नाम दिया जाता है? एडाप्टर। ये बच्चों एडाप्टर आर्म या एक्सेप्टर आर्म इसको कह सकते हो। एडाप्टर आर्म, एक्सेप्टर आर्म, ग्राही सिरा इसको कह सकते हैं। इसकी एक खास बात ये होती है, 3 डैश सिरे को हम ग्राही सिरा कहा जाता है। ये ग्राही सिरा, एडाप्टर आर्म या एक्सेप्टर आर्म इसको कह सकते हैं। अच्छा, क्यों इसको एक्सेप्टर कहते हैं वो भी हम समझेंगे। इसको एक्सेप्टर आर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी पर अमीनो अम्ल जुड़ते हैं। इस 3 डैश सिरे पर यहां पर आकर कौन जुड़ेगा? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जुड़ता है, और अमीनो अम्ल भी कौन से? COOH समूह के द्वारा यहां पर 3 डैश एंड से जुड़ता है। इसको बच्चों हम डायग्राम समझते हैं। ये जो संरचना यहां बनाई है, देखिए ये अमाइनो एसिड की है। अब आप लोग सभी जानते हैं टीआरएनए का कार्य, बताओ बच्चों क्या होता है? अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना। अरे ये अमीनो एसिड को लेके जाएगा, तो इस टीआरएनए के साथ पहले अमीनो एसिड जोड़ा तो जाए, और यहां जब भी अमीनो एसिड जुड़ता है हमेशा इसके 3 डैश एंड पर, और 3 डैश एंड पे जब जुड़ेगा तो इसका ये जो COOH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, यहां बच्चों जो आपको COOH ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये COOH ग्रुप की मदद से ही यहां पर आकर जुड़ेगा। अब बात आती है, जब ये यहां जुड़ेगा तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनता होगा? तो यहां पर जोड़ते टाइम एक स्पेशल बॉन्ड बनता है जिसका नाम है एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? एस्टर। फोस्फोडाइस्टर नहीं, केवल एस्टर। फोस्फो बोलना ही नहीं है क्योंकि फोस्फेट नहीं है यहां पे। तो यहां पर अमाइनो एसिड 3 डैश एंड पर जुड़ता है, और कौन से बॉन्ड की मदद से जुड़ता है बच्चों? एस्टर बॉन्ड की हेल्प से जुड़ता है। अच्छा, यहां अमाइनो एसिड को जोड़ा जा रहा है
अमाइनो एसिड को यहां ग्रहण किया जा रहा है, इसीलिए इसको ग्राही आर्म, ग्राही सिरा, एडाप्टर सिरा, या आप इसको एक्सेप्टर आर्म कुछ भी कह सकते हो। तो इसीलिए इस थ्रीडेशन को क्या नाम दिया जाता है बच्चों? ग्राही सिरा नाम दिया गया। और क्यों? क्योंकि यही अमीनो एसिड को ग्रहण करता है। और अमीनो एसिड कौन से जुड़ता है? COOH से। ये जो बातें यहां समझाई जा रही है, क्लियर हुई सबको अच्छे से? टीआरएनए सिंगल स्ट्रैंड डबल, वेरी गुड, सिंगल स्ट्रैंड होता है, दिख भी रहा है, एक ही स्ट्रैंड होती है, लगता डबल जैसा है लेकिन होता सिंगल स्ट्रैंड है। 3' एंड पर CCA होता है, 5' एंड पे ग्वानिन होता है। 3' एंड को हम एक्सेप्टर आर्म कहते हैं क्योंकि यहीं पर अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है। क्लियर इतना? अच्छा, इस टीआरएनए की संरचना को देख के बताना, सभी बताना। इसके अंदर यहां पर बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने, और यहां बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड ही बच्चों से बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये अपीयर डबल जैसा होता है, लगता डबल जैसा है, लेकिन यहां पर ये बच्चों बीच बीच में क्या बन चुके हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टीआरएनए की खास बात ये होती है कि इसमें बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी फिक्स है। अगर यहां एडेनिन है तो सामने यहां यूरेसिल होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन होगा। ए और यू में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से यहां जुड़े होते हैं। अब आप देखो, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां कई जगह है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बने। बहुत ध्यान से देखो, इस एरिया को देखो, इस एरिया को देखो, इस एरिया को देखो, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं हुआ, और जहां यह हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं हुआ, इसी को नाम दिया जाता है लूप। क्या कहा जाता है? लूप। ये भी लूप है, ये भी लूप है, ये भी लूप है। तो हम यहां पर ये समझने जा रहे हैं, टीआरएनए का अणु हाइड्रोजन बंधों के कारण वलित होता है। वलित मतलब इससे फोल्ड होता है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह फोल्ड नहीं हो पाया क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं हो पाया। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाए, इसीलिए बच्चों ये यहां पर ये लूप की फॉर्म में होता है। तो अगला पॉइंट यहां पर ये आता है, कुछ स्थानों पर जहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाते वहां लूप बन जाते, वो क्या कहलाते हैं? लूप कहलाते। अब बात आती है लूप क्यों बन जाते? ऐसा क्या रीजन है कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाए? ऐसा क्या हुआ कि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाए? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन होता है, इन लूप के अंदर कुछ असामान्य नाइट्रोजन क्षार पाए जाते, और उन्हीं असामान्य नाइट्रोजन क्षार की वजह से यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाए। तो पॉइंट को समझना, लूप में कुछ असाधारण मतलब असामान्य, सामान्य नहीं है, जो साधारण नहीं है, असाधारण नाइट्रोजन क्षार होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाते। अब बात आती है यहां पर ऐसे असामान्य नाइट्रोजन क्षार कौन से है? तो ये असामान्य नाइट्रोजन क्षार यहां पर हो सकते हैं इनोसिन, अगला आता है स्यूडोयूरेसिल, अगला आता है डायहाइड्रोयूरिडीन। जो बात मैं अब समझा रहा हूं बहुत ध्यान सुनिएगा। नाइट्रोजन बेस हमने सामान्य 5 पढ़े हैं, 5 सबने याद है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ये 5 हम पढ़ के आए जो डीएनए आरएनए में होते हैं। अब इन 5 के अलावा भी नाइट्रोजन बेस होते हैं, लेकिन वो 5 के अलावा जो दूसरे नाइट्रोजन बेस होते हैं इनको कहा जाता है असाधारण असामान्य नाइट्रोजन बेस। इन असामान्य नाइट्रोजन बेस की खास बात यह होती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता। और ये असामान्य नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं? तो 3। इनोसिन, इसको बच्चों आई से लिखा जाता है, जैसे हम एडेनिन को ए से लिखते हैं, ग्वानिन को जी से लिखते हैं, तो इनोसिन को आई से लिखते हैं। स्यूडोयूरेसिल को इस तरह का सिंबल साई बना दिया जाता है, इसको साई कहते हैं, और डायहाइड्रोयूरिडीन को डीएचयू से लिखा जाता है। अब बात समझना, ये बच्चों यहां जो लूप दिखाई दे रहा है, ये लूप, इस लूप के अंदर यहां डीएचयू पाया जाता है। पूरा नाम बोलो, डायहाइड्रोयूरिडीन। अच्छा, यहां पर बाकी जगह और सामान्य भी होंगे, लेकिन यहां डीएचयू होता है। अब डीएचयू आप लोग अच्छे से आंसर देना, सामान्य नाइट्रोजन बेस से या असामान्य? असामान्य, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, तो इसी वजह से यह लूप बन गया। लूप क्यों बन गया? क्योंकि इसमें असामान्य नाइट्रोजन बेस था। इसी तरह से इस लूप के अंदर यहां पर ये साई पाया जाता है, लेकिन यहां बच्चों ऐसे क्रम होता है, पहले यहां टी होता है, फिर यहां साई होता है, और फिर यहां पाया जाता है सी। बताओ क्या क्रम दिख रहा है? पहले टी, फिर साई, फिर सी। अब बताना, साई सामान्य या असामान्य? वेरी गुड, ये कैसा होता है? असामान्य। असामान्य है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, और इसी वजह से यहां पर यह लूप बन गया। इस लूप का नाम बन गया टी साई सी लूप। सीधी सी बात है, जैसा असामान्य नाइट्रोजन बेस है वैसा लूप का नाम। डीएचयू है तो डीएचयू लूप, साई है तो टी साई सी लूप,
अब बच्चों ये जो लूप होता है, इस लूप में यहां आई पाया जाता है। आई का मतलब बोलो, वेरी गुड, इनोसिन। आई फॉर इनोसिन। इस लूप में यहां इनोसिन पाया जाता है, और इनोसिन पाया जाता है तो क्या कहना चाहिए? इनोसिन लूप कहना चाहिए। लेकिन इसको इनोसिन लूप नहीं कहा जाता। इसको बच्चों यहां पर एक स्पेशल नाम लिखा गया है, रिकॉग्निशन लूप। इसको यहां पर क्या नाम दिया जाता है? इसको यहां पर बच्चों नाम दिया गया है रिकॉग्निशन लूप। बात आती है इसको रिकॉग्निशन लूप क्यों कहते हैं? रिकॉग्निशन लूप का मतलब पहचानने वाला लूप। एक बात आप सभी अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप सबको पता है टीआरएनए में एंटीकोडन होते हैं, जानते हो? टीआरएनए में एंटीकोडन होते हैं। अब बच्चों ये टीआरएनए मैंने आपके सामने बना दिया, और अब आप इसमें ढूंढो कहां एंटीकोडन होते हैं, ढूंढो इसमें। तो जब आप टीआरएनए की संरचना देखोगे तो उसमें एंटीकोडन यहां पाए जाते हैं। मतलब यहां पे बच्चों ऐसे यू है, यहां पर ए है, यहां पर सी है, और ये यूएससी यहां पर एक तरह से क्या बन गया बच्चों? एंटीकोडन। ये एंटीकोडन, यहां पर एंटीकोडन पाए जाते हैं। और आप जानते हैं एंटीकोडन का काम कोडोन को पहचानना। इस लूप में एंटीकोडन है, बताओ इस लूप में कौन है? एंटीकोडन। एंटीकोडन का काम कोडोन को पहचानना, एमआरएनए के कोडोन को पहचानता है। यह लूप कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए इसको रिकॉग्निशन लूप कहते हैं। एक बार फिर समझो क्या मैंने समझा है, बहुत ध्यान सुनना। इसकी संरचना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत अच्छे से एक एक करके सारा पॉइंट अपने को आना चाहिए। फिर से मैं पूछ रहा हूं, टीआरएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड होते, लेकिन बताओ कहीं कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाए, तो इनको लूप कहा। क्वेश्चन, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बन पाए? सबको आंसर आना चाहिए, क्यों नहीं बन पाए? हां, क्योंकि इसके अंदर असामान्य नाइट्रोजन क्षार थे। वो असामान्य नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से हैं? तो ये 3 हैं। इनमें से कौन कौन सा? अगर डीएचयू है तो लूप का नाम डीएचयू लूप, साई है तो टी साई सी लूप, और आई है, कहना इनोसिन लूप चाहिए था लेकिन नाम दिया रिकॉग्निशन लूप। रिकॉग्निशन लूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटीकोडन पाए जाते हैं, जो एमआरएनए के कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। किसको? कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। इसके अंदर एंटीकोडन है, कोडोन को पहचानता है, तो यह पहचान कराने वाला लूप रिकॉग्निशन लूप कहलाता है। बात समझ में? तो इसमें इस तरह से ये 3 तरह के यहां पर लूप बन जाते हैं। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? ये बात तो बच्चों मैंने आपको समझा दी कि ये लूप क्यों बनते हैं। अब बात आती है इन लूप के क्या क्या कार्य है, वो भी तो क्लियर होना चाहिए। ये लूप क्या कार्य करता है, ये क्या कार्य करता है, ये क्या कार्य करता है, इनके कार्य भी हमें आना चाहिए। तो एक एक करके सारे लूप के हम कार्य समझेंगे। सबसे पहले यहां पर शुरुआत करते हैं टी साइसी लूप से, कि टी साइसी लूप का क्या कार्य होता है। टी साइसी लूप, या इसका एक नाम और होता है अटैचमेंट लूप। इसका कार्य होता है, टी साइसी लूप टीआरएनए को राइबोसोम की बड़ी इकाई से जोड़ता है। आप लोग सभी जानते हैं, हमने पढ़ा भी था आरआरएनए में, टीआरएनए हमेशा राइबोसोम की बड़ी इकाई से और एमआरएनए याद करो छोटी इकाई से जोड़ता है। समझाने के लिए मैंने यहां पर यह राइबोसोम की बड़ी इकाई बनाई, राइबोसोम की बड़ी इकाई। इस बड़ी इकाई के अंदर ऐसे आरआरएनए पाए जाते हैं, याद करो आरआरएनए होते थे। अब बच्चों यहां पर इसके अंदर बड़ी इकाई के अंदर ये टीआरएनए आया। अब ये टीआरएनए इस राइबोसोम से कहीं ना कहीं जुड़ेगा, कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा। बात आती है कहां से जुड़ता है, तो इसको जोड़ने में मदद ये टी साइसी लूप करता है। मतलब यही टी साइसी लूप यहां आरआरएनए के साथ, मतलब राइबोसोम की बड़ी इकाई के साथ जुड़ता है। तो मुझे बताओ टीआरएनए का कौन सा भाग इस राइबोसोम की बड़ी इकाई से जुड़ा है? तो कौन सा भाग? टी साइसी लूप। तो आप बस इतना याद रखो, टी साइसी लूप, हर लूप के एक एक कार्य है बच्चों, बस तो एक एक कार्य ढंग से सुनना है सभी को। टी साइसी लूप का कार्य क्या है? तो ये राइबोसोम की बड़ी इकाई से जोड़ने में मदद करता है। क्लियर? राइबोसोम की बड़ी इकाई उससे जुड़वा रहा है। अगले नंबर पे लेते हैं, और वो आता है अभिज्ञाता स्थल। इंग्लिश में समझो, ज्यादा अच्छा समझ में आता है, रिकॉग्निशन लूप, या इसको हम कहते हैं एंटीकोडन लूप। अच्छा, रिकॉग्निशन लूप की खास बात यह होती है कि इसी लूप में एंटीकोडन उपस्थित होते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एंटीकोडन। एंटीकोडन किसको पहचानते हैं बोलो? एमआरएनए के कोडोन को। एंटीकोडन एमआरएनए के कोडोन को पहचानता है, और कोडोन को पहचानता है, इसलिए इसको कहा जाता है रिकॉग्निशन लूप। इसको एक बार आप फिर समझ लीजिएगा, ध्यान दो इधर सभी। ये बच्चों यहां पर एमआरएनए बना रखा है, क्लियर? ये एमआरएनए, इस एमआरएनए पर यहां पर ऐसे कोडोन होते हैं। याद करो, कोडोन किसके पास है? एमआरएनए। एमआरएनए पर जो कोडोन है क्या लिखा है? AUG, यही है कोडोन। क्या लिखा हुआ है? AUG। अब बच्चों इस कोडोन को पहचानना है, तो कोडोन को यहां पहचानने के लिए
ये टीआरएनए आया, टीआरएनए आ गया। अब बात आती है इस टीआरएनए में कौन सा ऐसा भाग है जो एंटीकोडोन को पहचाने, कौन सा ऐसा भाग है जो कोडोन को पहचानेगा। तो इस टीआरएनए के अंदर यहां पाए जाते हैं एंटीकोडोन। बताओ कौन से लूप में? रिकॉग्निशन लूप। इस रिकॉग्निशन लूप में एंटीकोडोन है और यही एंटीकोडोन इस कोडोन को पहचानते हैं। यही एंटीकोडोन बताओ किसको पहचान रहे से? कोडोन को। और आप देख रहे हैं यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए का यू और सी का जी, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो बताओ ये टीआरएनए जब भी इस कोडोन को पहचानता है तो हमेशा इस जगह से पहचानेगा, और ये वाला लूप कोडोन को पहचानता है, इसलिए इसको रिकॉग्निशन लूप कहा जाता है। बात समझ में? जैसे एक बार फिर समझो, यहां समझाने के लिए ये मैंने कोडोन लिया, क्या लिखा? जी। अब यहां पर ये टीआरएनए आया। बताओ टीआरएनए का कौन सा भाग एंटीकोडोन को पहचानेगा? टीआरएनए का कौन सा भाग कोडोन को पहचानेगा? तो ये रिकॉग्निशन लूप पहचानेगा। बताओ इस रिकॉग्निशन लूप में ऐसा क्या है जो कोडोन पहचानता है? यस, इसके अंदर यहां पाए जाते हैं एंटीकोडोन, और यही एंटीकोडोन कोडोन को पहचान जाते हैं। अरे बात समझ में? तो बताओ इसके अंदर इस लूप का कार्य है कोडोन को पहचानना। अब यहां पर ये जो एंटीकोडोन है इसी का ही एक दूसरा नाम दिया जाता है नोडोक। इसको कई बार नोडोक के नाम से जानते हैं। नोडोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोडोन का उल्टा है। ऐसे समझो, इधर से पढ़ोगे तो कोडोन आ रहा है, लेकिन इधर से पढ़ो NODOC, इधर पढ़ो उल्टा, तो ये एक तरह से क्या बन गया? नोडोक। कोडोन का उल्टा था तो क्या नाम दे दिया गया बच्चों? नोडोक। कोडोन का उल्टा इसलिए नोडोक नाम दिया गया। बात समझ में? अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात देखो आप, ये भी टीआरएनए है, ये भी टीआरएनए है। ऐसे यहां टीआरएनए कई सारे होते हैं, बहुत सारे टीआरएनए। इस टीआरएनए के 3' एंड पर यहां आपको CCA मिलेगा, तो इसके भी इधर CCA मिलेगा। यहां पर बच्चों समझाने के लिए टी साइसी लूप, तो यहां टी साइसी लूप, यहां पर रिकॉग्निशन लूप, यहां रिकॉग्निशन लूप, सब कुछ सेम है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे इसका एंटीकोडोन UAC है। बहुत अच्छे सुनना, इसका एंटीकोडोन UAC है, इसका एंटीकोडोन CCC है। तो बताओ दोनों के एंटीकोडोन समान है या अलग है? इतना बताओ मुझे। तो दोनों के एंटीकोडोन समान है या अलग है? अलग अलग है। अरे इसके एंटीकोडोन अलग है, इसके एंटीकोडोन अलग है, तो इसका मतलब ये टीआरएनए इस टीआरएनए से इन्हीं एंटीकोडोन के कारण अलग होते। मतलब ये जो हम कहते हैं ना एंटीकोडोन 61 टाइप के, ये जो हम कहते हैं ना टीआरएनए 61 टाइप के होते हैं, इन 61 में मेन डिफरेंस ये एंटीकोडोन का ही है। मेन डिफरेंस एंटीकोडोन का होता है। तो इस टीआरएनए का ये रिकॉग्निशन लूप सबसे विशिष्ट लूप है, क्योंकि यही और यही इन सब के अंदर डिफरेंस क्रिएट करता है। तो एक बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं, टीआरएनए का ये सबसे विशिष्ट लूप है। क्यों विशिष्ट लूप है? क्योंकि ये सारे टीआरएनए में डिफरेंट होता है। विभिन्न प्रकार के टीआरएनए में इसी लूप के कारण भिन्नता होती है। अरे बात समझ में? कहने की सिंपल सी इतनी सी बात है, टीआरएनए 61 है, इन टीआरएनए में डिफरेंस है। बताओ किसकी वजह से? तो हम कहेंगे इन सब में डिफरेंस आता है तो किसकी वजह से? एंटीकोडोन, क्योंकि इसके एंटीकोडोन अलग अलग है, यानी ये लूप विशिष्ट लूप है। बात समझ में? रिकॉग्निशन लूप के 3 पॉइंट है। इसमें एंटीकोडोन पाए जाते हैं जो कोडोन को पहचानते हैं, और ये सबसे विशिष्ट लूप होता है। ये इसके काम की बातें। क्लियर? अगले नंबर पे लेते हैं, और वो आता है DHU लूप। DHU लूप की खास बात ये होती है, DHU लूप का कार्य है एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम को पहचानना। उस एंजाइम का नाम अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। ये बच्चों अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम को पहचानने का काम करता है। अच्छा, ये एंजाइम क्या होता है, इसकी क्या खास बातें हैं, एक एक करके सब कुछ हम समझेंगे। ये एंजाइम जो होते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के लिए 20 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं इस बात को अब मैं आपको समझाता हूं। ये बच्चों ग्लाइसिन, सभी अच्छे से बताना क्या है ये? अमाइनो एसिड। अरे ये अमाइनो एसिड तो है, ए लिख देते हैं। इसी तरह से ये भी अमाइनो एसिड, इसी तरह से ये सेरीन, एलेनिन, सेरीन अमाइनो एसिड है, इसी तरह से वेलिन अमाइनो एसिड है। ऐसे हम चलते जाएं तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है। कितने? 20। कई बार ये बात आई है, अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 20। अब बताओ अमीनो अम्ल कहां जुड़ते हैं? टीआरएनए के, सभी जानते हैं 3' एंड पर। ये बच्चों टीआरएनए है, इसी तरह से ये टीआरएनए है, इसी तरह से यहां पर भी ये टीआरएनए, ये टीआरएनए। अब बताओ ऐसे भी टीआरएनए भी बहुत सारे। मुझे बताओ ये अमाइनो एसिड, बहुत ध्यान सुनना सभी, ये अमाइनो एसिड इस पहले वाले टीआरएनए पे जुड़ेगा, दूसरे पे जुड़ेगा, तीसरे पे जुड़ेगा, या किसी और पे जुड़ेगा? बताओ किसके साथ जुड़ेगा?
कहीं भी जोड़ दो, ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं स्पेसिफिक जगह तो जुड़ेगा, पर्टिकुलर टीआरएनए से जुड़ेगा। तो बताओ पहले दूसरे तीसरे में से ये ग्लाइसिन किसके साथ जुड़ेगा? ये बात ग्लाइसिन को पता ही नहीं चलती है। मतलब इस ग्लाइसिन को पता ही नहीं है कि मुझे इन सब में से किसके साथ जुड़ना है, ग्लाइसिन को पता नहीं चलता। तो अब इस ग्लाइसिन की मदद करने के लिए यहां इसके साथ आके जुड़ता है एंजाइम। उस एंजाइम का नाम मैंने शॉर्ट में दे दिया E1। एंजाइम का नाम E1। अगर मैं इस E1 का पूरा नाम आपको दूं तो E1 का पूरा नाम अब समझना, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आगे फिर यही जोड़ दो, अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। E1 का पूरा नाम ग्लाइसिन अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। अब आप बताना, इसका नाम मैंने E2 दिया, अब इसका नाम आप बताओ क्या कहोगे? एलेनिन अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। इसी तरह से इसका नाम मैंने E3 दिया, पूरा नाम बोलो, यस, सेरीन अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। इसी तरह से इसका नाम दे दिया E4। हर अमीनो एसिड के साथ एक एक एंजाइम चिपक रहा है, तो यहां देखो अमीनो एसिड 20 है तो यहां एंजाइम भी 20 होंगे। अरे बात समझ में? अच्छा 20 एंजाइम क्यों है? क्योंकि हर अमीनो एसिड का अपना अपना एंजाइम होता है। तो जब अमीनो एसिड 20 है तो एंजाइम भी 20 प्रकार के होते हैं। बात समझ में? अच्छा ये जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम बड़े विशिष्ट होते हैं, एंजाइम बड़े विशिष्ट होते हैं, और यही एंजाइम इस ग्लाइसिन की मदद करते हैं कि इनमें से किसके साथ जुड़ना है। कैसे मदद करते हैं? बहुत ध्यान समझिएगा। ये बच्चों टीआरएनए सिखाने के लिए मैंने कह दिया कि ग्लाइसिन का है। ये टीआरएनए बताओ बच्चों किसका है? ग्लाइसिन का, समझाने के लिए लिया। अगर ये ग्लाइसिन का टीआरएनए है तो इसका जो डीएचयू लूप है, इसका जो डीएचयू लूप है, इन सारे 20 एंजाइम में से केवल और केवल E1 को पहचानेगा। अगर यहां पर ये ग्लाइसिन आया तो ये ग्लाइसिन आया तो इसके साथ क्या लगा है? E1। अब बच्चों होता क्या है? डीएचयू लूप किसको पहचानेगा? एंजाइम E1 को। जैसे बच्चों इन दोनों की पहचान हुई, डीएचयू लूप ने एंजाइम को पहचाना, जैसे इनकी पहचान हुई, पहचान होते ये ग्लाइसिन जाके अब यहां पे आके जुड़ जाएगा। कौन से एंड पे? यस, 3' तो 3' एंड पे आके जुड़ गया, और जैसे जुड़ गया मतलब यहां से रिलीज हो गया। तो मुझे इतना बताओ, इस अमाइनो एसिड को 3' एंड पे जोड़ने से पहले पहचान हुई, और पहचान कराने वाला लूप डीएचयू, और ये डीएचयू किसको पहचानता है? एंजाइम को। उस एंजाइम का नाम है अमीनो असाइल सिंथेटेज। अरे बात समझ में? अगर बच्चों ये टीआरएनए, बात को सुनना, ग्लाइसिन का है तो ये बस E1 को पहचानेगा। अगर गलती से यहां पर E2 आ जाता, कौन आ जाता? E2, तो ये डीएचयू लूप इसको चाटा मार के भगा देता। मतलब E2 आ जाता तो चाटा मार देता, E3 आ जाता तो चाटा मार देता। मतलब ये 20 में से केवल E1 को पहचानता है, बाकी कोई चाटा मार देता है। सेम एज। अब आप बताना, समझाने के लिए मैंने कहा ये डीएचयू लूप या ये टीआरएनए एलेनिन का है। अब आप बताना, एलेनिन का है तो इसका डीएचयू लूप इन 20 में से किस एंजाइम को पहचानेगा? सबको आना चाहिए। हां, 20 में से किसको पहचानेगा? एलेनिन का है तो E2 को। मतलब यहां पर आप देखोगे तो ये बच्चों यहां पर एलेनिन मतलब E2 आ गया। अच्छा E2 आ गया तो अब इन दोनों की पहचान होगी। यहां बच्चों इनकी पहचान हुई, और जैसे इनकी पहचान होगी, इस पहचान होने के बाद ये अमीनो एसिड यहां जुड़ेगा और यहां से रिलीज हो जाता है। मतलब ये यहां के जुड़ जाता है। अरे बात समझ में? तो बताओ डीएचयू लूप का काम एंजाइम को पहचानने में, ये इस एंजाइम को पहचानता है। अगर ये एलेनिन का है तो E2 को पहचानेगा। अब बताओ अगर यहां E3 आ जाता तो चाटा, E4 आ जाता तो चाटा, ये सबको चाटा मारता है, बस किसको छोड़ के? E2 को। एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां बच्चों आपको समझाने के लिए कहा ये डीएचयू लूप, सब बताना अच्छे से, ये डीएचयू लूप, ये मान लीजिए टीआरएनए सेरीन के लिए, तो इसका डीएचयू लूप इन सब में से किसको पहचानेगा? बोलो। हां, E3 को। अगर यहां E1 आ जाए तो चाटा, E2 आ गया चाटा, E3 आ गया तो पहचान जाएगा, बाकी सबको चाटा मार रहा है E3 को छोड़ के। अब मान लीजिए ये E3 आ गया। अब बताओ इन दोनों की यहां पर जान पहचान होगी। जैसे इनकी पहचान होगी, ये अमीनो एसिड यहां पर जुड़ेगा और यहां से कॉम्प्लेक्स रिलीज हो जाएगा। तो मुझे बताओ डीएचयू लूप ने अल्टीमेटली पहचाना किसको था? एंजाइम को। इतना सारा समझाने के बाद मेन कहानी बस इतनी सी है, डीएचयू लूप का काम है एंजाइम को पहचानना, और हर अमाइनो एसिड के लिए अपना अपना एंजाइम है। अगर अमाइनो एसिड 20 प्रकार के हैं तो एंजाइम भी 20 प्रकार के होंगे। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? अच्छा, अभी तक मैंने तीनों लूप क्या कार्य करते हैं इन सब के बारे में मैंने आपको समझा दिया, तीनों लूप के क्या फंक्शन है।
जो भी हमने समझा इसको अब मैं यहां पर आपके सामने समराइज करता हूं। फटाफट बताना जो जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये टीआरएनए की संरचना है। इस टीआरएनए की संरचना को देखो और बताना सिंगल स्टैंड डबल स्टैंड। वेरी गुड। टीआरएनए की संरचना कैसी होती है? सिंगल स्टैंड। इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से लगता डबल जैसा है, लेकिन यहां पर क्या बन जाते हैं? लूप, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाए। लूप कितने थे? 3। टी साइसी लूप, रिकॉग्निशन लूप और डीएचयू लूप। अच्छा, अब इन लूप के क्या फंक्शन है जानते हो सभी? एक एक करके सबके फंक्शन हम समझ चुके हैं, मैं बस रिवाइज कर रहा हूं। बताओ बच्चों, टी साइसी लूप का काम, यस, टीआरएनए को राइबोसोम की बड़ी उपइकाई से जोड़ता है। अरे एक ही तो काम है छोटा सा, बड़ी उपइकाई से जोड़ना। अब बताना रिकॉग्निशन लूप का कार्य, हाँ किसको पहचानना? कोडोन को, क्योंकि इसमें एंटीकोडोन है। एंटीकोडोन है तो ये एमआरएनए के कोडोन को पहचानता है, इतना सा कार्य है। अच्छा, डीएचयू लूप का काम था एंजाइम को पहचाना। नाम बोलो, अमीनो एसिड सिंथेटेस। अरे सबके अपने अपने एक एक काम होता है। अच्छा, यहां 3' एंड पर अमाइनो एसिड को जोड़ा जाता है, और अमाइनो एसिड को जोड़ते हैं तो यह कहलाता है एक्सेप्टर आर्म, ग्राही सिरा कहलाता है। मैंने बच्चों टीआरएनए में सारी बातें आपको समझा दी। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर यहां पर एक छोटी सी एक वेरिएबल आर्म होती है। एक वेरिएबल आर्म होती है। इस वेरिएबल आर्म के क्या कार्य है ये अभी तक क्लियर नहीं है। इसके फंक्शन अभी तक पता ही नहीं है कि ये कार्य क्या करती है, और सभी टीआरएनए मिलती भी नहीं है। कुछ टीआरएनए के अंदर इसको देखा जाता है, इसका क्या कार्य है वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो ये टीआरएनए की स्ट्रक्चर, इसमें हर लूप के क्या कार्य है वो ध्यान रखो। समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगता है, लेकिन इसमें बस आप तरीके से ध्यान रखो कि ये सिंगल स्टैंड होता है, लूप होते हैं, और इन लूप के ये कार्य होते हैं, खत्म। और अमीनो एसिड हमेशा 3' एंड पे जुड़ता है। काम की बातें यही है। क्लियर सबको अच्छे से? तो ये हमने टीआरएनए पढ़ा। टीआरएनए के बाद एक लास्ट आरएनए और बचता है एमआरएनए। एमआरएनए में पहले मुझे बताओ एम का मतलब। वेरी गुड, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए है क्योंकि प्रोटीन बनाने का मैसेज इसी के पास होता है। एमआरएनए की खास बात ये होती है कि इसका ये नाम जैकब एंड मोनार्ड साइंटिस्ट ने दिया। यहां साइंटिस्ट का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट यहां नहीं है। हाँ, इन साइंटिस्ट का रोल आगे हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, एमआरएनए कोशिका के कुल आरएनए का 1 से 5% मतलब बहुत ही कम प्रतिशतता है। अगर मैं प्रतिशतता क्रम पूछूं, सबसे ज्यादा आरआरएनए, उसके बाद टीआरएनए और उसके बाद एमआरएनए, तो बताओ सबसे ज्यादा प्रतिशत आरआरएनए। पढ़ा भी था हमने, आरआरएनए की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है, उसके बाद टीआरएनए, फिर एमआरएनए। ये एमआरएनए बहुत जल्दी टूट जाता है, मतलब ये सबसे कम स्थायी है। जैसे एमआरएनए बनता है बहुत जल्दी, यूकैरियोट में तो मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर तो टूट ही जाता है, बहुत जल्दी टूटता है। तो ये सबसे कम स्थायी होता है, बहुत कम स्थायी आरएनए होता है। अच्छा, स्थायित्व का क्रम निकाले, सबसे ज्यादा स्थायी आरआरएनए पढ़ा था हमने, उसके बाद आता है टीआरएनए, एमआरएनए। सीधी सी बात है, जो प्रतिशतता का क्रम है वही स्थायित्व का क्रम होगा। अच्छा, ये सब ध्यान भी रखो, प्रतिशतता का क्रम क्या है, स्थायित्व का क्रम क्या है। टीआरएनए को एमआरएनए को यहां नाम दिया जाता है टेम्पलेट आरएनए के नाम से। इसको एक स्पेशल नाम क्या दिया? टेम्पलेट आरएनए। क्यों कहते समझिएगा, याद करो टेम्पलेट शब्द का मतलब। टेम्पलेट का मतलब होता है पुरानी स्टैंड जिससे कुछ बनता है, पुरानी स्टैंड जिससे कुछ बनता है वो टेम्पलेट है। सेम वही बात यहां भी अप्लाई है। ये एमआरएनए है, इस एमआरएनए के ऊपर ऐसे बच्चों यहां पर कोडोन्स होते हैं। अच्छा, कोडोन का काम अमाइनो एसिड को कोड करना, जैसे एयूजी आ गया तो मिथ्योनिन को कोड कर देगा, कुछ याद है सा? ऐसे यहां पे जीजीजी है तो ये ग्लाइसिन को कोड करता है, यूयूयू है तो हाँ फिनाइलिन को कोड करता है। ऐसे बच्चों कोडोन बनाते जाए, आगे हम कोडोन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 64 टाइप के ऐसे कोडोन्स होते हैं, ऐसे 64 टाइप के कोडोन्स होते हैं। ऐसे बच्चों यहां पर ये कोडोन है, जैसे जीजीजी है, बताओ क्या आएगा? ग्लाइसिन आ गया। अब ये जितने भी अमाइनो एसिड है, इन अमाइनो एसिड को जोड़ दिया जाए, इनको ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाए तो फाइनली ये बन जाता है प्रोटीन। तो मुझे बताओ, इस प्रोटीन को बनाते टाइम ये अमाइनो एसिड किस क्रम में जुड़ रहे हैं, पहला कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया? इसका मैसेज एमआरएनए के पास था, और मैसेज किस फॉर्म में होता है? कोडोन के फॉर्म में। अब यहां देखो, ये एमआरएनए, ये तो हो गई ओल्ड स्टैंड, और इस ओल्ड स्टैंड से यहां कुछ नया बन रहा है। पुरानी स्टैंड जिससे कुछ बन रहा है, मतलब ये बन गया टेम्पलेट आरएनए। तो क्वेश्चन आएगा एक लाइन का, प्रोटीन सस्टेशन के समय टेम्पलेट आरएनए कौन होता है? तो क्या बताओगे? यस, टेम्पलेट आरएनए हम एमआरएनए को ही कहते हैं।
तो mRNA के ये कुछ खास बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा। जितना भी RNA आपको समझा चुके हैं, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाए। बता दो क्या आंसर, बताइए। सबसे छोटा RNA, सबसे छोटा RNA, यस वेरी गुड, tRNA। सबको आंसर आना चाहिए। सबसे छोटा RNA tRNA। संरचनात्मक RNA, हाँ rRNA। उत्प्रेरकी RNA rRNA। बताइए किसके पास एंटी कोडोन होते हैं, tRNA। कोडोन्स होते हैं mRNA। टेम्पलेट RNA, टेम्पलेट RNA, यस mRNA को कहा जाता है। किसकी संरचना लौंग की पत्ती के समान, यस tRNA। कौन राइबोसोम की संरचना बनाता है, rRNA। सबसे स्थायी RNA, स्थायित्व की बात कर रहा हूं, सबसे स्थायी rRNA। सबसे कम स्थायी mRNA। प्रतिशतता सबसे अधिक प्रतिशतता rRNA। कम प्रतिशतता, हाँ सबसे कम प्रतिशतता किसकी होती है, mRNA की होती है। क्लियर। कौन बच्चों अनुकूलक एडाप्टर RNA कहलाता है, tRNA। तो इस तरह से इनमें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाए तो सब आना चाहिए। ये क्वेश्चन के जवाब आप तभी दे पाएंगे जब पहले आप लोगों को ये सब बातें याद हो। तो जितना कुछ सीखा है ये याद भी अपने को होना चाहिए। क्लियर। तो हमने आज RNA के बारे में पढ़ा कि RNA की क्या क्या खास बातें थी।